नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी अड्डा 24/7 पर। और आज एक नया टॉपिक सुबह 6 बजे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय पर भारत के रुख से पूरा यूएन हिला हुआ है और हम लोगों ने ये देखा है कि रशिया के लिए भारत का जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो लगातार इस पूरे यूक्रेन के युद्ध के माहौल में जारी रहा है। हुआ क्या है ये लगातार हम लोग शुरू से जानते हैं और उसके पहले एक न्यूज़ को कवर करते हैं, जो न्यूज़ रही है अभी तक कि इंडिया एब्सटेन्स ऑन यूएनजीए रेजोल्यूशन ऑन रशिया सेज डिसीजन कंसिस्टेंट। यानी इसका मतलब यह है कि भारत ने रूस के खिलाफ या रूस के समर्थन में किसी भी तरीके का प्रस्ताव लाने या किसी भी तरीके के प्रस्ताव के समर्थन से पूरी तरीके से इनकार कर दिया है। यानी ये एक न्यूज़, जिस न्यूज़ के ऊपर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, इस न्यूज़ पर आखिरकार इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये सब भी हम चर्चा करेंगे। और आइए डिटेल में जानना शुरू करें कि आखिर इस पूरे न्यूज़ के पीछे का क्या बैकग्राउंड है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ रशिया एंड यूक्रेन, यानी रूस और यूक्रेन का इतिहास क्या रहा है। दूसरी चर्चा हमारी होगी कि रशिया और जॉर्जियन वॉर 2008 की जब हम बात करते हैं वो क्या था, जॉर्जिया जिसे हम साउथ ओसेतिया कहते हैं वो क्या था। एंड देन उसके बाद हम लोग रूस के यूक्रेन के ऊपर युद्ध छिड़े जाने की बात करेंगे और साथ ही साथ भारत का जो रुख इस पूरे के पूरे माहौल में रहा है वह भी डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए, सबसे पहली चर्चा ये अल जजीरा की न्यूज़ है। फरवरी 2022 के आसपास जब रूस की सेनाएं लगातार घुस रही थी यूक्रेन के अंदर, उस समय पर रूस द्वारा यूक्रेन को इन्वेड किए जाने यानी रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण किए जाने की न्यूज़ बहुत ज़्यादा चर्चा में रही थी। अब जब हम लोग बात करते हैं आगे चल करके अल जजीरा के अपडेट्स की, तो रशिया यूक्रेन लाइव न्यूज़, मॉस्को लॉन्चेस फुल स्केल इन्वेजन, और इस तरह से लगभग फरवरी 2022 में, यानी आज से लगभग 9 से 10 महीने पहले लगातार ऐसा चलता रहा। यूक्रेन और रूस की अगर इतिहास की बात की जाए तो ये कीवियन रूस से ही निकले हुए हैं, यानी कि एक तरीके से सेंटर था जिसमें जो विकिंग्स थे उन्होंने रिवर के किनारे रहना शुरू किया था लगभग 1000 साल पहले। और यानी इसका मतलब तो ये हुआ कि जो रूस में रहने वाले लोग हैं और यूक्रेन में रहने वाले लोग हैं उनका ओरिजिन एक है। ऐसा नहीं है कि वो एथनिसिटी के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से या अपनी संस्कृति में किसी तरीके से भिन्न है, वो संस्कृति के रूप में एक ही हैं। आगे बढ़ा जाए तो चूंकि ये लोग अपने आप को कीवन मानते हैं, इसी इतिहास में यूक्रेन बहुत ही सेंचुरीज तक ग्रैंड डकी का पार्ट रहा है, जो कि लिथुआनिया का है। यानी लगभग 1300s के आसपास से जो यूक्रेन है वो ग्रैंड डकी का पार्ट रहा, और साथ ही साथ यूनियन ऑफ पोलैंड, लिथुआनिया और पॉपुलेशन जो थी वो यूक्रेनियन, जो पोलिश थे, बेलारूसियंस थे, लिथुआनियंस थे, और लातविया, लिथुआनिया जैसे देशों की जब हम बात करते हैं ये सभी बाल्टिक कंट्रीज कहलाते हैं। ज्यूज और टाटन्स वगैरह भी यहां पर रहा करते थे, लेकिन इसी बाद में या कुछ समय बाद पोलिश लॉर्ड्स और जमींदारों के खिलाफ यूक्रेनी कोसैक की एक सेना ने विद्रोह किया और मॉस्को और पूर्वी यूक्रेन के पोलिश लिथुआनी संघ से अलग होने के बाद 1654 में रूसी जार के प्रति वफादारी का वादा भी कर दिया। अब रूस में जो डायनेस्टी शासन किया करती थी, रूस में डायनेस्टी थी जार डायनेस्टी। अब जार, रशियन जार के साथ वफादारी दिखाना और साथ ही साथ दूसरों से पूरी तरीके से झगड़ा मोल ले लेना, ये इतिहास में एक कड़वा सच रहा है जो कि यूक्रेन और रशिया के बीच था। हालांकि जार के प्रति वफादारी का वादा करने वाले कोसैक गठबंधन का नेतृत्व ये वही यूक्रेनियाई लोग कर रहे थे जो आज यूक्रेन में हैं। इसके बाद की यदि बात की जाए तो ऐसा कहते हैं कि वेस्टर्न यूक्रेन यानी पश्चिमी यूक्रेन 150 वर्षों तक लगातार पोलिश यानी पोलैंड के लोग और लिथुआनियाई संघ का हिस्सा बना रहा। पोलैंड को 1795 में अंतिम बार विभाजित नहीं किया गया, यूरोप के नक्शे से ही उसे हटाया गया और कहा गया कि ये तो पूरा का पूरा इसी का पार्ट है। आखिरकार फाइनली जब हम पोलैंड की बात करते हैं तो विश्व युद्ध प्रथम हुआ। आप सभी को पता है जर्मनी उस विश्व युद्ध प्रथम को शुरू करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और विश्व युद्ध प्रथम के शुरू होने के बाद ही कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिनमें से पोलैंड का उदय हुआ। बात यह थी कि जब हम जर्मनी की बात करते हैं तो जर्मनी कुछ इस तरीके से और यूएसएसआर यानी कि रशिया कुछ इस तरीके से, और यूएसएसआर और जर्मनी के बीचों बीच जो कंट्री है उसका नाम है पोलैंड।
पहले तो पोलैंड नक्शे में ही नहीं था, बाद में जर्मनी ने अपनी फोर्सेस को आगे की तरफ भेजा, यूएसएसआर ने भी अपनी फोर्सेस को आगे की तरफ भेजा। और ये बात कर रहे हैं हम लोग वर्ल्ड वॉर 2 की, जिस समय तक पोलैंड अस्तित्व में आ चुका था। तो वर्ल्ड वॉर 1 में ऑलरेडी पोलैंड एक बार अस्तित्व में आया और उसके बाद जर्मनी और ये जो यूएसएसआर है, इन दोनों द्वारा विश्व युद्ध द्वितीय में इन दोनों के द्वारा इन्वेड किया गया और बीच तक कब्जा कर लिया गया। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में पोलैंड का अस्तित्व आया। पोलैंड के अस्तित्व के बाद सोवियत रशिया 1919 से 1922 के बीच में बहुत सारा यूक्रेन का पार्ट नीचे की तरफ जीत चुका था और यूक्रेन के पार्ट को जीतने के बाद यूएसएसआर ने यूक्रेन को अपना एक हिस्सा बना लिया था। लेकिन बाद में एक समय आया, जिस बाद के समय में आया ग्रेट फेमाइन। 1930 के दशक की शुरुआत में स्टालिन द्वारा यूक्रेन पर लगाए गए थे महान अकाल, या जिसको होलोडोमर कहते हैं। इसने लाखों लोगों की जान ले ली और सोवियत रूसी शासन के प्रति जो यूक्रेनी हैं उन लोगों की कड़वाहट पैदा हो गई। आखिरकार जो लंबे समय तक साथ रहे हैं, जो लिथुआनाई या जितने जार के प्रति वफादार लोग थे उनका समर्थन करते रहे हैं, आज स्टालिन के इस नेतृत्व की वजह से कहीं ना कहीं कड़वाहट के एक घूंट को पी करके और अपने और रूस के बीच में एक जो कह सकते हैं कि कड़वाहट को जन्म देते हैं। और यहीं आगे चल करके यहाँ पर नाम आता है एक निकिता ख्रुश्चेव। निकिता ख्रुश्चेव 1954 में रूस से क्रीमिया ले लिए, यूक्रेन को, है ना, यूक्रेन को दे दिए। और यूक्रेन को देने के बाद ये काफ़ी लंबे समय तक एंटी रशियन सेंटीमेंट पूरे कंट्री में चले और अब 2014 में लगभग रशिया ने क्रीमिया पर कब्जा किया। और जब 2014 में रशिया ने क्रीमिया पर कब्जा किया, जो कि एक देश ही है, तो आप यहाँ पर देखें कि ये रशिया की पोजीशन है, नीचे क्रीमिया की पोजीशन है और इधर यूक्रेन की पोजीशन है। तो रशिया ने जब क्रीमिया पर कब्जा किया तब से यूक्रेनियंस अब रशिया से नाराज़ हो गए हैं। यानी अधिकांश देश में जो यूक्रेन वाले लोग हैं इनमें रूस विरोधी भावना है और ये है भी एक इसका निष्कर्ष है। अब आप देखें कि जब आप यूक्रेन को देखना शुरू करते हैं तो यूक्रेन 2 भागों में विभाजित है। एक तो है वेस्टर्न यूक्रेन यानी पश्चिमी, और दूसरा है ईस्टर्न यूक्रेन यानी कि पूर्वी यूक्रेन। अब इन दोनों भागों में जब हम विभाजन की बात करते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि रशिया ने लगातार अटैक जब किए तो अटैक करने के बाद रशिया ने कुछ एरियाज़ पर कब्जा किया, जैसे लुहांस्क पर जहाँ की पॉपुलेशन लगभग 15 लाख के आसपास थी, फिर डोनेट्स्क पर, डोनेट्स्क की जो पॉपुलेशन थी वो लगभग 20 लाख के आसपास थी, और फिर दोनबास रीजन पर भी इन्होंने कब्जा किया जो कि इस पूरे हिस्से का पार्ट है। और पोर्ट ऑफ मारिपोल जो निचला हिस्सा है वहाँ तक रशियन आर्मी अंदर पहुंच गई थी। रूस की आर्मी के इस अंदर पहुंचने के बाद यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की ने भी अपनी पूरी क्षमता दिखाई और जेलेंस्की ने उसी क्षमता के साथ यहाँ पर भी काम करना शुरू किया और रेजिस्ट करना शुरू किया आर्मीज़ को। जो बाइडेन का एक ट्वीट है, जब ये उस समय पर कर रहे थे, जब 2022 के फरवरी की मैं बात कर रहा हूँ, तब यूक्रेन चाहता था कि अब हम कहीं ना कहीं रशिया के खिलाफ एक सपोर्ट पाएं, और रशिया के खिलाफ सबसे बड़ा सपोर्ट जो यूक्रेन को मिल सकता था वो था नाटो। नाटो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यूक्रेन में रूस विरोधी भावना और रूस विरोधी भावना को नाटो का मिला हुआ सपोर्ट। नाटो एक तरीके का मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 1949 में यूएसए ने बनाया था यूएसएसआर के खिलाफ। यूएसएसआर अपने वॉर्सो पैक्ट नाम के मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे देशों को रखे हुआ था और बाइपोलर दुनिया में यूएसए की तरफ से नाटो था। नाटो के बहुत सारे यूरोपीय मेंबर भी थे और उसी तरीके से धीरे धीरे जब आगे समय बढ़ा तो 1991 आते आते यूएसएसआर पूरी तरीके से विघटित हो गया, तो वॉर्सो पैक्ट भी खत्म हो गया। यानी यूएसएसआर का मिलिट्री अलायंस खत्म हो गया जिसका सबसे बड़ा पार्ट रशिया है। पर अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका का नाटो सलामत रहा और अमेरिका के नाटो में धीरे धीरे देश जुड़ते गए। 1949, फिर 1950 से 2000, 2000 के बाद और इमिनेंट। आप सभी को यह भी कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो टोटल देश अभी हम देखते हैं नाटो में वो कितने हैं। तो टोटल देशों की संख्या और बाकी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। अब आप लोगों को समझ आएगा कि ये जो हिस्सा है यूक्रेन का, ये हिस्सा भी आखिर इन नीले हिस्सों में आना चाहता है। अब बात सोचें
कि जब हम ऊपर की बात करते हैं, यहाँ मॉस्को है, मॉस्को का मतलब रशिया, यानी कि यही है यूएसएसआर का सबसे बड़ा भाग। अब यहाँ लिथुआनिया वाले लोग, यहाँ बीच में बेलारूस यानी बेलारूस वाले लोग, ये लातविया, एस्टोनिया और बाल्टिक सी के किनारे, लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, इसलिए इनको बाल्टिक देश कहा जाता है। और यही पोलैंड यानी कि पोलिश लोग, यही सब लोग यहाँ की नेशनलिटी थे, यही सब लोग यहाँ के राष्ट्रीय लोग थे। और इन्हीं ने कहीं ना कहीं यूक्रेनियंस को भी अपने पास ही रखा। और यही यूक्रेन जब आज नाटो का मेंबर बनना चाहता है तो रशिया को ये बात बिल्कुल हजम नहीं होती, क्योंकि रशिया भी उसी यूएसएसआर का सबसे बड़ा भाग है जो कि कभी वॉर्सो पैक्ट या बहुत सारे देशों को अपने साथ रखने वाला था। अब बात आती है प्रेसिडेंट जो बाइडेन, व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी जी की। मोदी जी की बात तो हम लोग बाद में करेंगे, इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं व्लादिमीर पुतिन और प्रेसिडेंट जो बाइडेन के बीच में चीज़ें सही नहीं चल रही। आप ये पिक्चर भी देख सकते हैं। लोग कई बार ये क्लेम करते हैं कि जो ट्रंप हैं उनका पुतिन के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। ट्रंप का पुतिन के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रहा हो या ना रहा हो, ये हमारे मैटर ऑफ सब्जेक्ट में नहीं आता। अब हमारे लिए बात क्या आती है कि भारत का रुख क्या रहा है। भारत ने इस पूरे के पूरे मामले में हमेशा अपना निष्पक्ष रुख रखा है। भारत रूस का दोस्त है और रशिया से कभी भी दुश्मनी भारत नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि हमारे ट्राइड एंड टेस्टेड रिलेशंस रहे हैं रशिया के साथ। रशिया एक ऐसा देश है जिसके बारे में जब जब हम लोग चर्चा करनी शुरू करते हैं हमें पता चलता है कि वो अकेला देश था जो हमें कभी सबमरीन्स लीज पर उधार देता था। यानी कि रूस ने हमें इंडियन नेवल शिप दिए, रूस ने हमें मिलिट्री की टेक्नोलॉजी दी, रूस ने हमें सबसे बढ़िया डिफेंस की जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो इक्विपमेंट्स दिए। तो अगर रशिया से हमारा इतना बढ़िया, तो उसके बाद रशिया से हमें क्यों किसी भी तरीके का कोई भी कड़वाहट मोल लेना। तो रुचिरा कंबोज हैं जो यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि हैं, और रुचिरा कंबोज ने रिसेंटली ये कहा है कि कई और ज़रूरी मुद्दे हैं जिन पर इस प्रस्ताव में पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। हमारा मतदान न करने का फैसला एक सोची समझी राष्ट्रीय नीति का हिस्सा है। इसका मतलब ये है कि रुचिरा जी भी नहीं चाहती या भारत की सरकार नहीं चाहती कि यूक्रेन और इस समय के जो यूक्रेन और रशिया के विवाद हैं उसमें कुछ भी बोला जाए। तो अल्टीमेटली यहाँ पर ये जो न्यूज़ है ये न्यूज़ कल की है जिस पर ये चर्चा हुई है, और आई होप कि आप लोगों को एक जानकारी मिली होगी कि आखिर रशिया और क्रीमिया और यूक्रेन के बीच में ये क्या पूरा का पूरा विवाद है। हम सभी जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं यूक्रेन के वो कौन है ये नहीं पता, लेकिन हम लोग राष्ट्रपति का नाम ज़रूर जानते हैं। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि आखिर प्राइम मिनिस्टर कौन है यूक्रेन के। इसके साथ ही साथ यह भी बता देना चाहता हूं कि पूरे अड्डा में यदि आप कोई भी कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं तो Y637 बैच परचेज़ करने के लिए ना लगाना भूलें, और साथ ही साथ बुक्स और टेस्ट सीरीज़ के लिए Y637S लगाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।